शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मेरा नाम पंकज है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से करीब 4 साल पहले घटी थी। ये एक ऐसी घटना है जो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी। इस घटना के घटने से पहले इस पिशाच के बारे में मैंने पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं सुना था। लेकिन यह घटना घटने के बाद हमारे गांव का इसके साथ एक अलग ही रिश्ता बन गया। एक ऐसी शैतानी ताकत जिसे लोग निशी डाक के नाम से भी जानते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहले इसका नाम तक नहीं सुना था। रात का वक्त हो रहा था। उस दिन हमारा गांव जो पूरी तरीके से सुनसान पड़ा था और हमारे गांव के रामू काका शायद अभी दुकान से घर की तरफ लौट रहे थे। रामू काका को बीच रास्ते के अंदर कुछ अजीब अजीब आवाजों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद रामू काका ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर वह आगे बढ़ने लगे। लेकिन रामू काका को अपनी पत्नी की आवाज में कोई पीछे से उनको पुकारता हुआ नजर आने लगा। मगर रामू काका बिल्कुल भी पीछे नहीं पलटे, क्योंकि आज उन्हें पता था कि आज अमावस्या की रात है और वह धार्मिक टाइप के इंसान थे। तो उनके द्वारा इन चीजों पर विश्वास करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब उन्हें उस रास्ते के अंदर कुछ अजीब अजीब हरकतों की आवाज आने लगी। उन्हें यह तो अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि यह कोई ऊपरी शक्ति का ही चक्कर है, क्योंकि रामू काका की पत्नी अभी अपने मायके गई हुई थी और ऐसे में उसकी आवाज आना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो रामू काका एकदम से सतर्क हो चुके थे। एक बार भी वह पीछे पलटकर नहीं देखे और सीधे अपने घर पहुंच गए। पूरे दिन की थकावट की वजह से पहले तो रामू काका अपने घर में जाकर फ्रेश हुए और उसके बाद अपने बिस्तर पर जाकर आराम से सोने लगे। हालांकि इस घटना के बारे में मैंने भी किसी से सुना था और उसके बाद मैंने भी इस घटना को गलत माना था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अब गलत से ही जल्द ही मेरा सामना होने वाला है। लेकिन उस दिन रामू काका अपने बिस्तर पर सो ही रहे थे कि अचानक से उन्हें किसी की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज सिर्फ 2 बार आई और उसके बाद वह आना बंद हो गई। लेकिन रामू काका नींद में यह भूल चुके थे कि आज अमावस्या की रात है। वह तुरंत अपने बिस्तर से एकदम से खड़े हो गए और वह दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी नजर सामने की झाड़ियों पर पड़ी। वह एकदम से हिल रही थी। रामू काका को यह नज़ारा बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर यह हो क्या रहा है। और तभी उनकी नज़र चांद की तरफ पड़ी। तब जाकर उन्हें याद आया कि आज की रात अमावस्या की रात है और वह पहले भी एक ऊपरी शक्ति से अपने आप को बचाकर अपने घर तक पहुंचे थे। अब वह एक बात अच्छी तरीके से जान चुके थे कि उन्होंने अपने दरवाजे पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और फिर अचानक से उनका हाथ अपने आप हवा में उड़ गया। मगर रामू काका ने हिम्मत दिखाई और जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर दिया और फिर भागते हुए अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन तभी रामू काका को ऐसा लगने लगा कि उनके घर के अंदर उनके एकदम पीछे पीछे कोई दाखिल हुआ है। रामू काका एक पल के लिए पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि दूर दूर तक वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसके बाद रामू काका अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। अभी वह लेटे ही थे तभी अचानक से किसी ने उनके पैर पकड़ लिए और बेड से नीचे गिरा दिया। बिस्तर से गिरने के बाद अचानक से रामू काका को ऐसा महसूस हुआ कि 2 काले काले कटे हुए हाथ जिन्होंने रामू काका के पैरों को पकड़ लिया था और अचानक से उन्हें घसीटने लगे। उसके बाद रामू काका को पकड़ते हुए बाहर ले गए और बाहर की झाड़ियों के अंदर रामू काका को गिरा दिया गया। लेकिन उस दिन उसके बाद क्या हुआ किसी को मालूम नहीं चला।
मगर जब सुबह सभी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बाहर बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। और उसके बाद जाकर पता चला कि आज हमारे गांव के अंदर रामू काका की मौत हो गई है। उनकी लाश बहुत ही बुरी अंदाज में पाई गई। गांव के मुखिया जी का कहना था कि यह किसी ऊपरी शक्ति का चक्कर है। और उसके बाद अमावस्या की रात हो या पूर्णिमा की रात, हमारे गांव में एक आतंक सा छा गया। दरअसल हमारे गांव के अंदर हमेशा ही भूत प्रेतों को देखे जाने का दावा होने लगा। सभी लोगों के साथ कुछ भयानक घटनाएं होने लगी। लेकिन मैं इन सब चीजों से अनजान कभी भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। मुझे यह सब बातें लोगों के दिमाग का भ्रम ही लगता, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा खौफनाक हादसे होने वाले हैं जिनके बाद मुझे भी इन खतरनाक चीजों पर विश्वास होने लगेगा। रामू काका की मौत को 4 दिन ही हुए थे कि अचानक हमारे गांव में एक और मौत हो गई, शायद ही किसी बुरी ताकत के हाथों। और उसके बाद एक रात की बात है जब मैं और मेरा दोस्त साहिल, हम दोनों पिक्चर देखने के लिए बाजार गए हुए थे। मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद भी हम किसी की बात नहीं मानने वाले। हम लोगों ने रात में पिक्चर को फुल एंजॉय करने के बाद वापस घर की तरफ चल पड़े। रात के लगभग 11 बज चुके थे। ठंडी ठंडी हवाएं अपना बसेरा जमा चुकी थी। नवंबर के महीने में ठंड काफ़ी होना कोई बड़ी बात तो नहीं थी, मगर हम दोनों ने अपनी पूरी सेफ्टी कर रखी थी। हम दोनों चुपचाप रास्ते को पार करते हुए वहाँ से निकल पड़े। जब हम दोनों जंगली रास्ते के पास पहुँचे और तभी हमारे दिल के अंदर कुछ अलग सा महसूस होने लगा, क्योंकि रास्ता अभी भी 2 किलोमीटर का बाकी था और उस वक्त साधन का कोई भी जुगाड़ नहीं था। चारों ओर बहुत ही जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। और तभी अचानक से साहिल का पैर एक लकड़ी से टकराया और वह एकदम से नीचे गिर पड़ा। अभी साहिल वहां से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसकी नजर में पता नहीं ऐसी कौन सी चीज पड़ गई, मानो उसके शरीर के अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। उसके बाद साहिल अचानक से ही पसीने से तरबतर होने लगा और वहां से उसे जो दिखाई दे रहा था वह उसी तरफ लगातार भागने लगा। साहिल को इस तरह भागता देख मुझे तो समझ में नहीं आया कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। लेकिन जब मेरी नज़र उस चीज़ के ऊपर पड़ी तो मानो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वहाँ पर रामू काका का कटा हुआ सर एकदम पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। और उसके बाद मैंने देखा कि अचानक से वहाँ पर एक औरत उत्पन्न हो गई और उस औरत के बड़े बड़े नाखून मेरे दिल की धड़कन और मेरे डर को लगातार बढ़ा रही थी। और फिर अचानक से उस औरत की निगाहें सीधी मेरे ऊपर पड़ी तो मैं एकदम से नीचे गिर पड़ा, लेकिन मैं किसी तरह उठने लगा। एक बात जो मेरे गांव का हर एक शख्स जानता था वह यह था कि मैं कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज जो मैंने देखा है फिर वो क्या था। अब तो मुझे अपनी जान बचाकर साहिल के पीछे पीछे भागना पड़ा। साहिल पता नहीं किस तरफ चला गया, लेकिन मैं उसके बाद उसे ढूंढने लगा। मैंने साहिल को बहुत सारी जगह पर ढूंढा, मगर वह मुझे चारों तरफ कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा और तभी अचानक से मुझे वहां से थोड़ी ही दूर पर जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। और यह बात भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जान चुका था कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि साहिल की है, जो कि शायद एक बड़े खतरे में फंसा हुआ था। मैं उसे बचाने के लिए उसकी तरफ ही भागने लगा, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह एक छल और कपट था। मुझे इसी के द्वारा वहां पर बुलाया गया था। दरअसल मैंने वहां पर देखा कि एक लाल कपड़ा पहने एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, जो कि अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। और उस औरत की वजह से मैं आज इस खौफनाक जगह में एक बार फिर फंस चुका था। लेकिन जब मेरी नजर उस पेड़ के ऊपर पड़ी तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे दोस्त साहिल की लाश उस पेड़ के ऊपर टंगी हुई थी, जिसकी गर्दन धड़ से अलग की गई थी। यह देखकर मेरे अंदर एक खौफ सा पैदा हो गया। और फिर अचानक से मुझे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ साहिल की थी और जब मैं पीछे पलटा तो मैं उसे 50 मीटर की दूरी पर खड़ा पाया। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ इस जगह पर क्या हो रहा है। साहिल ने जल्द से जल्द मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं अभी उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन तभी मैंने एक बार मेरे पीछे पलट कर देखा
तो वहाँ पर साहिल की लाश तो नहीं थी, लेकिन उस औरत के हाथ में एक धारदार चाकू था जो कि उसके हाथों में बहुत ही भयानक लग रहा था। मगर मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं था। मैं चुपचाप साहिल के पीछे पीछे गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन उस दिन शायद हमारी किस्मत ही खराब थी कि हम लोग गांव की तरफ चलने की बजाय किसी और रास्ते की तरफ भूल भूल के अंदर चल पड़े। अब हम लोग हमारे गांव के बने उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गए, जहां हमने देखा कि चारों तरफ कब्र बनी हुई थी। चारों तरफ से एक अलग ही सन्नाटा अपने रूप को बयां कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज जो हमें अपने पीछे से सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनने के बाद हमारा पूरा शरीर एकदम से कांप उठा। दरअसल वह आवाज उसी औरत की थी जो कि हमें पहले उस पेड़ के नीचे नजर आई थी। लेकिन एक बात जो मैं काफी देर पहले से ही अपने दिमाग में नोट कर रहा था, वह यह था कि अब साहिल मुझसे एक भी बात नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा कि साहिल काफ़ी ज़्यादा डर चुका है। लेकिन जैसे ही मैंने उसके कंधे पर अपने हाथ को रखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मेरे हाथ रखते ही उसका पूरा हुलिया चेंज होने लगा और अब वह एक शैतानी औरत के रूप में बन चुका था। यानी कि वह साहिल नहीं था, बल्कि एक हैवानियत की दुनिया का कोई ऐसा शख्स जो मुझे उस कब्रिस्तान में लेकर पहुंच गया। अब मेरी धड़कनें काफ़ी तेज होने लगी, क्योंकि एक तो साहिल वहां से गायब हो चुका था और दूसरी ओर मैं इस कब्रिस्तान में अकेले ही फंसा हुआ था। अब मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से जान चुका था कि यह सब खेल उन भयानक बुरी आत्माओं का है जो कि आज भी हमारे गांव का शिकार करती है। अब मैं वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक से मैंने देखा कि एक कब्र अपने आप ही खुल गई और उसके अंदर से एक मुर्दा बाहर निकल गया। लेकिन मुझे पता था कि यह भी एक बुरी ताकत का साया है, इसलिए मैं वहां से भागने लगा। और उसके बाद मैं जब रास्ते में दौड़ रहा था तो मुझे अपने पीछे एक बार फिर जोर जोर से साहिल की आवाज़ आने लगी, मानो वह एक बहुत ही बड़े खतरे में फंस चुका हो। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि यह आवाज़ सिर्फ 2 ही बार आएगी, क्योंकि 19 डाक का एक नियम होता है कि वह किसी इंसान को फंसाने के लिए सिर्फ अपनी आवाज़ को 2 बार निकालने में सक्षम है। और ऐसा ही हुआ। मुझे वह आवाज़ सिर्फ 2 बार ही सुनाई दी और उसके बाद उनका आना बंद हो गया। मैं किसी तरह हांफते हुए गांव के बेहद करीब पहुंच गया। जब मैं अपने गांव के एकदम करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि गांव के अंदर मेरे जाने से पहले ही काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और उसके बाद मैं सीधा जाकर उस भीड़ में दाखिल हुआ तो सब लोग मुझे देखने के बाद एकदम हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आज मैं उस खौफनाक नीसी डाक से बचकर वहां से निकल गया। और उसके बाद वहां मैंने देखा कि मेरा दोस्त साहिल भी उस भीड़ के अंदर मौजूद था, जो बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ था। उसके बाद साहिल ने बताया कि उसका पाला उस भयानक नीसी डाक की औरत से पड़ा, जिसके हाथ में बहुत ही भयंकर चाकू था। उसने उस पर वार करने की भी कोशिश की थी। उसके साथ भी बिल्कुल वही हुआ जो कि मेरे साथ हुआ, यानी कि छल और कपट। मगर हम दोनों पहले ऐसे 2 शख्स थे जो किसी तरह बचकर निकल गए। मगर अब जो भी हुआ उस दिन हमारी जान तो बच गई, लेकिन उसके बाद हमने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उसके बाद कभी भी उस गांव को नहीं देखा। लेकिन सूत्रों के अनुसार अब वह गांव एक खंडर बन चुका है। सबसे पहले रामू काका की मौत हो गई और उसके बाद पूरे गांव में आतंक सा छा गया। लेकिन आखिर गांव की ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से वह गांव सुनसान बन गया। उसके बाद एक पुजारी ने बताया कि आपके गांव के अंदर एक आदमी ने अपनी औरत को जलाने के बाद वहीं नाले में डाल दिया और उस औरत को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए उसने निसी डाक का रूप धारण कर लिया और अब वह पूरे गांव को शमशान बना चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाते रहोगे। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।